हाय फ्रेंड्स, मैं आर.के. यादव आज फिर आप लोगों के बीच साइंस का कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ। पिछले क्लास में हम लोग जहाँ तक छोड़े हुए थे, आज हम लोग लाइट में उससे आगे के टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन का फॉर्मूला दर्पण में क्या होता है और इन्हीं सब चीज़ों को आगे लेकर के चलेंगे। प्लेन मिरर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। प्लेन मिरर पर ही शायद हम छोड़े हुए थे पिछले क्लास में। तो पहले हम शुरू करते हैं प्लेन मिरर को और आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता होगा और यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जल्द ही हम आप लोगों के बीच लाइव क्लास लेकर के आए। यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है अपने बुक से पढ़ने में, खुद से सेल्फ स्टडी करने में, तो आप हमको कमेंट में बोलें। आप क्वेश्चन नंबर कमेंट में बोल दें, आप किस गाइड से पढ़ रहे हैं, किस गाइड से तैयारी कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर हमको बोले। हम उसको अगले क्लास में आप लोगों के बीच रखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर में। उस दिन हम बताए थे कि प्लेन मिरर जो हमारा होता है, जिसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर ये हमारा समतल दर्पण है। इसके बारे में हम लोग बताए थे कि फोकस जो है इसका इन्फिनाइट होता है। फोकस इन्फिनाइट होता है, आर भी जो है इसका इन्फिनाइट होता है और पावर इसका 0 होता है। और बोले थे कि प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ध्यान दीजिए, वस्तु के बराबर आकार का बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है। दैट मीन्स यदि आपको मैग्निफिकेशन कहे, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो चूंकि आवर्धन जो होता है ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ध्यान दीजिए, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा करते हैं वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, और दोनों बराबर है। प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की ऊंचाई क्या है? बराबर है। मीन्स आप m बराबर, मतलब आप m बराबर, दोनों अगर बराबर है तो एक कह सकते हैं कि प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई बराबर है, कट के दोनों एक हो जाएगा। तो इसका मतलब समतल दर्पण का आवर्धन एक हुआ। लेकिन एक लाइन और ध्यान दीजिए कि समतल दर्पण में हम बोले कि प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान पॉजिटिव होता है, मतलब समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1। समतल दर्पण का आवर्धन +1, फोकस दूरी इन्फिनाइट नहीं r, वक्रता त्रिज्या इसका इन्फिनाइट, पावर इसका 0। ये गुण हो गया आपको समतल दर्पण का, ये गुण हो गया आपको प्लेन मिरर का। तो चलिए इससे आगे लेकर के हम चलते हैं। ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर का दूसरा गुण क्या है? प्लेन मिरर का दूसरा गुण क्या है? ध्यान दीजिए, एक एक बात को आराम से समझने का कोशिश कीजिए। तो प्लेन मिरर, मान लीजिए यहाँ पर प्लेन मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर लगा हुआ है और आप इसके सामने v वेग से गति कर रहे हैं। आप इसके सामने v वेग से गति कर रहे हैं, तो देखिए बुक में लिखा हुआ है कि यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु v वेग से गति करे तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है मतलब आभास होता है, प्रतीत होता है मतलब आभास होता है, 2v वेग से वो गति कर रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है इसको समझिए। ये वेलोसिटी है, वेग है। और जैसा कि हम लोग फिजिक्स में जब वेक्टर और स्केलर पढ़ते हैं, तो वेग जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आज आप लोगों को एक ट्रिक्स देते हैं वेक्टर पहचानने के लिए। ध्यान दीजिए, जितना मूल 7 को भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि जैसे लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, ताप हुआ, विद्युत धारा हुआ, ज्योति तीव्रता हुआ, पदार्थ की मात्रा हुआ, तो ये जितना मूल भौतिक राशि है ऑल आर स्केलर क्वांटिटी, सभी क्या है? स्केलर अदिश राशि है। लंबाई अदिश है, समय अदिश है, द्रव्यमान अदिश है, विद्युत धारा अदिश है, पदार्थ की मात्रा अदिश है, मूल भौतिक राशि जितनी भी है सब क्या है? स्केलर है। तो चलिए, वेग चूंकि सदिश राशि है और सदिश का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट r बराबर फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि p² + q² नहीं, p² + q² + 2pq cos थीटा होता है। रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला होता है, +2pq cos थीटा होता है। ध्यान दीजिए, रिजल्टेंट सदिश का, रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है। अब इस रिजल्टेंट में यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है p + q। थीटा का मान 0 होगा, cos 0 का मान 1 होगा, तो ये p² + q² + 2pq, ये p + q का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट हटेगा, p + q रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा।
मतलब दो सदिश, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया। आपको पूछ सकता है कि दो सदिश का रिजल्टेंट कितने डिग्री के कोण पर महत्तम होता है, तो आप कहिए दो सदिश का रिजल्टेंट 0 डिग्री के कोण पर महत्तम होता है। आपको पूछ सकता है कि जब थीटा का मान 180 होगा तब क्या होगा, तो थीटा का मान 180 होगा तो ये cos 180 का मान -1 होता है और यहाँ पर माइनस होगा और ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों एक साथ हटेगा, रिजल्टेंट मिनिमम होगा p माइनस क्यू, अर्थात दो सदिश का रिजल्टेंट मिनिमम होता है 180 डिग्री के कोण पर और वो होता है दोनों सदिश के अंतर के बराबर। दोनों सदिश के अंतर के बराबर दो सदिश का रिजल्टेंट महत्तम होता है 0 डिग्री के कोण पर और वो होता है दोनों सदिश के योग के बराबर। न्यूनतम मान होता है दो सदिश का 180 डिग्री के कोण पर और वो होता है दोनों सदिश के अंतर के बराबर नहीं। तो चलिए, अगर यहाँ से v वेग से चल रहे हैं तो इसका इमेज वास्तव में इधर से v वेग से ही चलेगा, v वेग से ही चलेगा, लेकिन वेग चूंकि सदिश राशि है और इसको नीचे में ड्रॉ कीजिए, एगो का डायरेक्शन ये भी और इधर जस्ट एक ही लाइन में कोलिनियर होगा, एक ही लाइन में होगा, इधर भी होगा, बीच का कोण 180 डिग्री बन गया और जब बीच का कोण 180 डिग्री बन गया तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला 180 डिग्री के कोण पर होता है p माइनस क्यू। ध्यान दीजिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला 180 डिग्री के कोण पर होता है p माइनस क्यू। p माइनस क्यू करेंगे अर्थात p और q दोनों के बदले में तो यहाँ भी ही है, वेग ही है, तो क्या लिखेंगे v, अब माइनस करेंगे चूंकि ये वो वेग इधर का, यहाँ से इधर का वेग का डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो इधर यहाँ से इधर के वेग के डायरेक्शन को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बदलने से इसका चिन्ह भी बदलता है, डायरेक्शन बदलने से इसका चिन्ह भी बदलता है। तो ध्यान दीजिए, इसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे v माइनस v करेंगे और ये दोनों माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ पर 2v, मतलब इसीलिए किताब में भी लिखा हुआ है और हम लोग भी कहते हैं कि यदि प्लेन मिरर के सामने कोई वस्तु v वेग से गति करे तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। चलिए, इसके बाद हम लोग प्लेन मिरर में आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, प्लेन मिरर का दूसरा गुण है कि यदि किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, यदि किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, यहाँ पर 6 फीट का एगो लड़का है, यहाँ मान लीजिए 6 फीट का एगो लड़का खड़ा है जिसको पूरा इमेज समतल दर्पण में देखना है, पूरा इमेज समतल दर्पण में देखना है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो होनी चाहिए कम से कम 3 फीट होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 3 फीट। 3 फीट से कम अगर 1 इंच भी कम होगा तो 6 फीट वाले जो व्यक्ति है उसका पूरा पूरी इमेज दर्पण में नहीं बनेगा, उसका पूरा पूरी इमेज दर्पण में नहीं बनेगा। तो किसी भी प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में यदि आप अपना फोटो देखना चाहते हैं, पूरा फोटो देखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम अपने हाइट का आधा ऊंचाई का प्लेन मिरर समतल दर्पण लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपनी पूरी इमेज उस मिरर में देख पाएंगे। चलिए, इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा प्लेन मिरर में, उसको देखिए। सबसे पहले कि प्लेन मिरर जो है यह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। हालांकि अभी तक हमारे ब्लैक होल के अतिरिक्त बात करें तो ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं करता है, परावर्तन नहीं करता है, लेकिन प्लेन मिरर प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। हालांकि परावर्तन जो नहीं करेगा, जो वस्तु प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा, उसको हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि परावर्तित प्रकाश, पहले क्लास में हम बोले थे कि परावर्तित प्रकाश जब हमारे आंख पर पड़ता है तब किसी चीज को हम लोग देखते हैं। तो जो वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो चलिए, प्लेन मिरर एगो बनाते हैं और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये प्लेन मिरर है, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण और ये हो गया आपका अभिलंब। यहाँ पर आपतन बिंदु को वो लिखते हैं, आपतित किरण और अभिलंब, ये जो अभिलंब है इसके बीच के कोण को कोण आई कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं,
और परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होता है, एक तल में होता है। देखिए ये दर्पण है तो दर्पण से ऊपर ही तीनों लाइन है, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये आपतित किरण है, ध्यान दीजिए, आपतित किरण, ये सब आप लोग कई बार पढ़े हुए हैं इसलिए हम ज्यादा लिखते नहीं है। ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पर ये आपका अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। नहीं, दूसरा जो रूल है वो कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर, मतलब कोण आई और कोण आर ये दोनों बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन कंपटीशन में ये सब बात आपको पूछने वाला नहीं है। तो चलिए इसको समझना जरूरी था। अब कंपटीशन में क्या पूछता है उस पर हम बात करते हैं इस टॉपिक से। जैसे इस बार जो एग्जाम हुआ था स्टेट का, बिहार में जो स्टेट का एग्जाम हुआ था, बिहार सरकार जो टीचर एबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दिया था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ध्यान दीजिए, ये आपको पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन में विचलन कोण का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, विचलन कोण पूछता है कि विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण का मान क्या होगा प्रकाश के परावर्तन में। तो चलिए हम कल्पना करते हैं कि ये लाइन जो प्रकाश यहाँ तक आया हुआ है, ये अगर इधर नहीं लौटता तो ये सीधे इस तरह से निकलता, सीधे इस तरह से निकलता, और अगर ये सीधे निकलता तो ये आया कहाँ से, इसका मतलब ये पीछे कहीं इस तरह से गया होगा, तब वहां निकला है। मतलब आपतित किरण आपको ये हुआ और निर्गत किरण आपको ये हुआ। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। और हम लोग ज्यामिति में पढ़े एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ये एंगल 180 डिग्री हुआ तो ओवरऑल पूरा कोण का अगर हम बात करें तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, पूरा कोण 180 डिग्री का बनेगा। और 180 में से आई और आर को अगर घटा दे तो ये हमारा विचलन कोण निकल जाएगा। तो डेल्टा बराबर हम लोग लिखेंगे 180 माइनस आई प्लस आर। और चूंकि प्रकाश का परावर्तन का नियम, इससे पहले पूरा जस्ट हम बोले थे आई और आर बराबर होता है, तो इसका मतलब डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i लिखेंगे। डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, विचलन कोण का फार्मूला 180 माइनस 2i होगा, या विचलन कोण का फार्मूला 180 माइनस 2r होगा। प्रकाश के परावर्तन में विचलन कोण का फार्मूला 180 माइनस 2r या 180 माइनस 2i होता है। इसको आप याद रखें कि प्रकाश के परावर्तन में विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता है। और इस पर नॉमिकल भी आता है, आपको आपतन कोण दे देगा, कहेगा 30 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या होगा प्रकाश के परावर्तन में, तो 30 गुना 60 करेंगे, 180 में से 60 को घटा देंगे 120 डिग्री, ये हो गया आपका विचलन कोण। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में। प्रकाश का परावर्तन तो बेसिक है, ये 9-10 से ही लोग पढ़ता है, नहीं 10th क्लास में लोग खूब बच्चा सब इसको याद करता है। इसे परावर्तन आपको पूछेगा नहीं, केवल विचलन कोण का फॉर्मूला याद रखिए कि कैसे कैसे होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर का और जो कुछ गुण है, उस गुण में ढेर सारा इसका गुण है प्लेन मिरर का, तो उस गुण में भी हम लोग बात करते हैं कि प्लेन मिरर का और क्या गुण है। तो चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जिसके बारे में प्लेन मिरर में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जैसे आप लोग बाल बनाने जाते हैं, शेविंग करने जाते हैं सैलून में, तो वहां पर आप जब चेयर पर बैठते हैं तो पीछे देखिए आपका ढेर, आगे देखिए आपका ढेर सारा इमेज फॉर्म होता है, कहीं पर 30, कहीं पर 40, कहीं पर 50। ये क्या है, ये क्या है, क्यों इमेज आपका इतना फॉर्म हुआ, उसके पीछे रीजन है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि वो जिस सैलून में आप बैठे हैं उसके आगे में और आपके आगे में और आपके पीछे में दोनों तरफ से प्लेन मिरर लगा हुआ रहता है, नहीं किसी खास एंगल पर। तो मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर आपको हम इस तरह से, यहाँ पर एक प्लेन मिरर है और दूसरा प्लेन मिरर इस तरह से है, और बीच का जो एंगल है ये थीटा है, बीच का जो कोण है ये क्या है, थीटा। और इस बीच में आप क्या कीजिए, वो मोमबत्ती को जला दीजिए, इस बीच में एक मोमबत्ती को आप जला दीजिए, नहीं दोनों मिरर के बीच में जिसका कोण थीटा है आप एक मोमबत्ती को जला दीजिए। मोमबत्ती को जला दीजिए तो आपको यदि मोमबत्ती का इमेज देखना है कि कितना इमेज बनेगा, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 बटे थीटा माइनस 1। 360 बटे थीटा माइनस 1, मतलब ये 360 माइनस 1 नहीं है, 360 बटे थीटा, पूरे में से जितना मान आएगा उसमें से एक को घटाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं घटाते हैं। ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब
360 बटा थीटा का मान आपको काटने के बाद सम हो जाए। मान लीजिए कि 360 बटा थीटा का मान 360 बटा थीटा, ये जो हम नंबर ऑफ इमेज n बराबर जो लिखे हैं 360 बटा थीटा माइनस 1, तो ये 360 बटा थीटा में से 1 को तब घटाएंगे जब 360 बटा थीटा का मान सम आएगा। सम मतलब 360 बटा थीटा को काटने के बाद अगर आपको 8 आता है तो 8 एक सम संख्या है, 10 आता है तो 10 एक सम संख्या है, मान लीजिए 20 आता है तो 20 एक सम संख्या है। तो जब 360 बटा थीटा का मान आपको सम आता है तो आप उसमें से घटा दीजिए, इमेज की संख्या उससे कम हो जाती है, इमेज की संख्या उससे कम हो जाती है। लेकिन यदि n का मान 360 बटा थीटा का मान यदि आपको भी सम आ जाए तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर डायरेक्ट 360 बटा थीटा ही आप रखिए, 360 बटा थीटा ही आप रखिए। चलिए, ये टॉपिक आपको अभी अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, कुछ प्रश्न इस पर लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, पॉलिटेक्निक में हो या ITI हो या रेलवे हो, देखिए क्वेश्चन में आप उल्टा के क्वेश्चन आ रहा है आजकल कि दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल में रखा हुआ है, तो उसके बीच रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। नहीं, यहाँ देखिए थीटा का मान हम लोग अपने मन से लेते हैं, थीटा का मान 30 डिग्री लेते हैं, थीटा का मान हम लोग 60 डिग्री लेते हैं, थीटा का मान हम लोग 90 डिग्री लेते हैं, थीटा का मान हम लोग 10 डिग्री लेते हैं, नहीं, और इमेज देखते हैं थीटा का मान 0 डिग्री मतलब पैरेलल, 0 डिग्री मतलब दो गो इस तरह से पैरेलल, दो गो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर दो गो बना दिए, आइए दोनों को पैरेलल रख दिए दो समतल दर्पण को, तो ये हो गया समानांतर हो गया, और समानांतर हो गया तो एंगल का मान 0 हुआ। क्योंकि कोण दो रेखा के बीच बनता है, दो रेखा के बीच जो झुकाव होता है उसको कोण कहते हैं। तो चलिए अब इस सभी स्थिति में हम लोग इमेज एक बार निकाल के देख लेते हैं कि इमेज कितना कितना कैसे कैसे बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, थीटा बराबर जब 30 डिग्री आएगा, थीटा बराबर जब 30 डिग्री आएगा उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, 360 बटा 30 करेंगे, इमेज की संख्या n बराबर ये कट गया तो 12 आता है, 12 जो सम संख्या है, 12 जो सम संख्या है, तो इसमें से 1 घटा देंगे मतलब प्रतिबिंब की संख्या 11 हो गया। 360 बटा 60 करेंगे तो ये 6 सम संख्या, प्रतिबिंब की संख्या यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर 360 बटा 90 करेंगे तो 4 सम संख्या है, 1 घटा देंगे प्रतिबिंब की संख्या यहाँ 3 हो जाएगा। 360 बटा 10 करेंगे 36 सम संख्या है, 1 घटा देंगे प्रतिबिंब की संख्या यहाँ 35 हो जाएगा। और 360 बटा 0 करेंगे तब, चूंकि किसी भी संख्या में जब 0 से भागा देते हैं तो इनफिनाइट होता है, अर्थात जब दो प्लेन मिरर को, जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समानांतर रख देते हैं, समानांतर रख देते हैं तो उसके बीच रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या अगर आपको पूछता है तो आपको यह अनंत बनेगा। कितना बनेगा, अनंत बनेगा। जो दो प्लेन मिरर यदि समानांतर में रखा हुआ है उसके बीच किसी वस्तु को रखते हैं मतलब कोण 0 डिग्री हो रहा है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। इसमें कुछ पॉइंट वाला बात आएगा, जैसे मान लीजिए हमेशा ऐसा पूर्णांक नहीं आता है काटने के बाद, कुछ में क्या होता है 7.4 आ जाएगा, कुछ में 5.6 आ जाएगा, कुछ में 7.9 आ जाएगा। इस टॉपिक पर हम लोग कल बात करेंगे कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि प्लेन मिरर मान लीजिए 30 डिग्री के कोण पर है, क्या कहेगा कि 15 डिग्री के कोण पर किसी वस्तु को रख दिए, मतलब कोण के समद्विभाजक पर किसी वस्तु को रख दिए तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, इस पर भी हम लोग कल बात करेंगे। इससे आगे का टॉपिक हम आप लोगों के बीच कल लेकर के आएंगे। तत्काल आप लोग के बीच हम जितना बातों को रखे हैं, आशा करता हूं कि आपको ये सब चीज अच्छा लगा होगा और आपको कई चीज सीखने के लिए भी मिला होगा। तब तक के लिए जय हिंद।